हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। मैं आप लोग को एक आइडिया देता हूँ कि इस लेक्चर की सीरीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। 1000 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी भी और स्टेट सिविल सर्विसेज भी, दोनों ही सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पर, मैं क्वेश्चंस नहीं कहेंगे, मतलब टॉपिक्स, क्योंकि देखो क्या होता है कि एग्जैक्टली जो सिविल सर्विसेज में पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं एग्जैक्टली तो वो आते नहीं है, बट पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर हमें एक पैटर्न पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सिविल सर्विसेज पूछ सकती है। और मैं आप लोग के लिए ये काम कर रहा हूँ कि क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपको इतने समय से चीज़ों को कवर करा रहा हूँ, तो एक आइडिया है कि किस पैटर्न में सिविल सर्विसेज क्वेश्चंस आपसे पूछेगी। तो उसी प्रकार के टॉपिक्स मैं आपके सामने रखूंगा और एक आइडिया भी दूंगा कि आपको किस तरीके की प्रैक्टिस करनी है, या फिर एक टॉपिक की मैं अच्छे से आपको जानकारी दूंगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स को भी इन्वॉल्व करूंगा। जैसे कि अभी पहला जो टॉपिक है आज का, वो हम लोग ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ट्राइबल सिक्किम के और हम लोग देखेंगे आसाम के ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, राइट। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ट्राइबल ग्रुप जो है वो अभी करंट अफेयर्स में था, तो इन ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आगे कुछ कोई स्कीम आएगी तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और ये पूरे टॉपिक जो चलेंगे रैंडम वाइज चलेंगे, राइट, यानी कि एक सीरियल ऑर्डर पे नहीं चलेंगे। जैसे कि अभी हिस्ट्री का है तो पूरे टॉपिक हिस्ट्री का नहीं चलेगा, पॉलिटी है तो पूरे टॉपिक पॉलिटी के नहीं चलेंगे। जैसे कि एक हिस्ट्री का आ गया, एक पॉलिटी का आ गया, एक आर्ट एंड कल्चर का आ गया, इस तरीके से रैंडम टॉपिक में चलाऊंगा। अब आप बोलोगे सर इस तरीके से रैंडम टॉपिक क्यों चलाओगे, इससे क्या फ़ायदा। तो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम को देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में ऑर्डर वाइज आपसे चीज़ें नहीं पूछी जाती। ऐसे तो नहीं होता प्रीलिम्स में, वो तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस में हम लोग को देखने को मिलता है, केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे कि सीधे सीधे 10 के 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे पॉलिटी के आ गए, राइट। तो वो बहुत रेयर केसेस में होता है। वैसे तो आपको एक क्वेश्चन पॉलिटी का मिल जाएगा, एक हिस्ट्री का मिल जाएगा। तो इस तरीके से रैंडम जंबल वाइज आपको मिलते हैं क्वेश्चंस या टॉपिक्स। तो वैसे ही मैं आपके टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग का एक काम ये रहेगा कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठे हैं, जो भी टॉपिक्स मैं कवर करा रहा हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन टॉपिक्स को नोट डाउन करना। और एक चीज़ और कर देना, लास्ट में जैसे ही ये लेक्चर फिनिश होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन से टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर करवाए गए हैं, राइट। तो वो आपके लिए भी, आपकी मतलब रिकॉल करने के लिए भी आपको भी अच्छा होगा कि कौन से टॉपिक करवाए गए हैं। और दूसरी बात, दूसरे स्टूडेंट को भी पता लग जाएगा अगर जिनका कोई टॉपिक छूट गया हो लेक्चर के दौरान। तो चलो एनीवेज आगे की चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं फाइनली इस सीरीज को। तो भूतिया, BHUTIA, भूतिया क्वेश्चन बनेगा कि भूतिया ट्राइब अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी। ये ट्राइब जो है वो कहाँ की है, तो आपको सिक्किम ध्यान में रखना है। सिक्किम की ये ट्राइब है, और अगर इस ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगी ये ट्राइब एक्चुअल में है कहाँ की, तो तिब्बत की है। तो इस ट्राइब का ओरिजिन तिब्बत का है और फिर ये मूव कर गई थी सिक्किम में आ गई, राइट, सेटल हो गई। अब ये ट्राइब एक चीज़ के लिए जानी जाती है, और आपको पता है कि सिविल सर्विसेज बुद्धिज्म के टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है। तो बुद्धिज्म में एक हम लोग को जो महायाना, आपको पता होगा महायाना ऑर्डर हम लोग को देखने को मिलता है बुद्धिज्म का, पता है नहीं ये सभी बातें आपको। तो अच्छा बताओ, लेसर व्हीकल है महायाना या फिर हायर व्हीकल महायाना हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर फटाक से इसका आंसर। तो महायाना जो एक ऑर्डर हम लोग को बुद्धिज्म के अंदर देखने को मिलता है, उसी में ही एक न्यिंगमा आता है, न्यिंगमा, NYINGMA, न्यिंगमा। तो ये जो ट्राइब है ये इससे भी एसोसिएटेड है, इस ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करने से एसोसिएटेड है। तो भूतिया ट्राइब ने बुद्धिज्म के अंदर महायाना में इस न्यिंगमा ऑर्डर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ न्यिंगमा है क्या, किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन आ जाएगा बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, राइट, वैष्णविज्म, ऐसा करके कुछ भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको बुद्धिज्म पता होना चाहिए, और एक्जैक्टली बुद्धिज्म के अंदर महायाना के अंदर हम लोग को ये न्यिंगमा देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बातें, किसी प्रकार का कोई डाउट। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और जान लो आप, जैसे कि अगर हम बात करें 15th सेंचुरी में हम लोग को देखने को मिली थी कि बुद्धिज़्म को मेनली तौर पर इस ट्राइब ने जो है वो कंसोलिडेट किया था, राइट। ये ट्राइब ने, इस ट्राइबल ग्रुप ने, भूतिया ने। और आसाम का भी टॉपिक न्यूज़ में कई बार देखा जा चुका है, राइट, ट्राइब से रिलेटेड। तो आपको आसाम की कुछ ट्राइब के बारे में आइडिया होना चाहिए, जैसे कि बोरो ट्राइब, बोरो BORO, बोरो ट्राइब जो है वो आसाम की है। बोरो कचारी, KACHARI, बोरो कचारी ट्राइब भी जो है वो आसाम की है। फिर सिंपल एक कचारी हो जाती है, मतलब बोरो हटा दो, कचारी हटा दो, और फिर एक कचारी हम लोग को देखने को मिलती है। तो एक बोरो है, फिर एक कचारी है, और एक बोरो कचारी ट्राइब हम लोग को आसाम की देखने को मिलती है। इवन गारो, GARO, जहाँ पर गारो हिल्स हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहीं पर ये ट्राइब है, गारो ट्राइब, राइट। इसके अलावा खमती, KHAMPTI, ये ट्राइबल ग्रुप भी हम लोग को आसाम का ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको बातें। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में हमने चर्चा करी। अच्छा, इसके अलावा
जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए MSME सक्षम SAKSHAM ये इनिशिएटिव किसका है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया? तो आपको ध्यान में रखना है सिडबी SIDBI सिडबी का ये इनिशिएटिव है। और सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को जो है वो शुरू किया। अब सिडबी का फुल फॉर्म भी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए सिडबी का फुल फॉर्म क्या है। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और आज की डेट में सिडबी मेन किस चीज़ पर काम कर रही है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के ऊपर, उनको फाइनेंस यानी कि क्रेडिट प्रोवाइड कराने के ऊपर जो है वो काम कर रही है, राइट। सिडबी, तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में, राइट। सिडबी के बारे में भी अच्छा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि सिडबी का गठन कब हुआ था, इस बैंक का गठन कब हुआ था, और इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अभी करंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? चेयरमैन और MD इस बैंक के करंट चेयरमैन और MP कौन है? ज़रा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर फटाफट, राइट। चलो आगे की बात करते हैं। तो देखो दिसंबर 22 को क्या मनाया जाता है? स्टेट सिविल सर्विसेज आपसे पूछ सकते हैं। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है दिसंबर 22 को। दिसंबर 22 को क्यों मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे? क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन की ये बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिलती है, श्रीनिवास रामानुजन। और 2012 में उस समय प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो डिक्लेयर किया था। तो यह चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। और रामानुजन का जन्म जो हुआ था वो 1887 में हुआ था, राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। रामानुजन को क्या कहा जाता है? मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये रामानुजन को कहा जाता है। और इनको लेकर एक मूवी भी बनी है इनके ऊपर, राइट, पता होगा आपको, राइट। और इसके अलावा रामानुजन जो थे गाइस, ये यंगेस्ट मेंबर भी थे ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के ये यंगेस्ट मेंबर के तौर पर भी हमें देखने को मिले थे। काफ़ी यंग एज में ही इन्होंने जगल, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स जो है यूज़ करना शुरू कर दिया था। इनको इवन स्कॉलरशिप भी मिली थी पढ़ने के लिए गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में, राइट। स्कॉलरशिप भी मिली थी जब ये 17 साल की उम्र के थे। इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैथमेटिक्स का उपयोग किया पढ़कर, राइट, उपयोग किया। बट हालांकि बाद में जाकर ये दूसरे सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे, बट मैथमेटिक्स में ये टॉप पर थे, राइट। और दूसरे सब्जेक्ट्स में फेल होने के कारण इनकी स्कॉलरशिप जो है वो चली गई थी। बाकी मतलब सबसे बेस्ट थे ये मैथमेटिक्स में, राइट। 10 पेज का लेटर इनका हमें देखने को मिलता है जिसमें काफ़ी सारी थ्योरम्स हम लोग को इन्फाइनाइट सीरीज़ की देखने को मिलती है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की देखने को मिलती है, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस की है, और काफ़ी सारी नंबर थ्योरी हम लोग को देखने को मिलती है जो कि पहुंची थी 10 पेज के लेटर में GH हार्डी के पास, प्रोफेसर GH हार्डी के पास। और उसी चीज़ को इनके इसी 10 पेज के लेटर को देखते हुए GH हार्डी इनसे इम्प्रेस हुए थे, और इम्प्रेस होने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इनको बुलाया गया था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी इन्हीं से रिलेटेड है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी वगैरह आप लोग को बस पता होना चाहिए। और इन्होंने 3000 से भी ज़्यादा इक्वेशन और आइडेंटिटीज़ को कंपाइल किया था, राइट। और काफ़ी सारे जो इनकी जो थ्योरम्स थे, राइट, इनकी जो इक्वेशंस वगैरह थी जब ये मरे थे उसके बाद प्रूव हुई थी, राइट। यानी कि इन्हें ऑलरेडी बहुत पहले ही काफ़ी सारी थ्योरम्स जो कि बाद में आकर प्रूव हुई थी वो पहले ही इन्होंने दे दी थी, राइट। तो इसलिए भी ये काफ़ी जाने जाते। तो आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स इनके बारे में पता होना चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट गाइस 2022 में इंडियन गवर्नमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम जो है वो ओपन करेगी कोलकाता में। 2022 में ही क्यों ओपन करने का प्लान किया गया है? तो देखो ये 2-3 चीज़ें, एक तो 75th इंडिपेंडेंस हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, राइट, फर्स्ट पॉइंट, और वो तो एक अलग है। बट सुभाष चंद्र बोस जी के लिए 2022 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो यह चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, इंडिया का टारगेट है जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हम लोग देख रहे हैं उसको रिड्यूस करने का, राइट। जो एमिशन है इसका 33 से लेकर 35% एमिशन जो है वो 2005 के लेवल से नीचे जो है वो जाएगा, राइट। यानी कि ये कहा गया है कि 2005 में जितना एमिशन हुआ करता था उससे 33 से 35% एमिशन जो है वो रिड्यूस होगा, राइट। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सबसे ज़्यादा है,
तो ये जो रिड्यूस करना है, तो ये टारगेट कब तक रखा गया है, कब तक ये टारगेट को अचीव किया जाएगा, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि 2030, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि 2030 में इंडिया ने टारगेट रखा है कि ग्रीन हाउस गैस जो हम लोग को देखने को मिलती है, ग्रीन हाउस गैस, इसके एमिशन को 33% से 35% तक जो है वो रिड्यूस किया जाएगा 2005 के लेवल से। तो ये 2005 का लेवल भी थोड़ा सा आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्टार्ट START ट्रीटी, ये वाली ट्रीटी जो है वो किन कंट्रीज के बीच में साइन हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है USA और रशिया, USA और रशिया इनके बीच में ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो साइन हुई है। न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है। इस ट्रीटी के तहत दोनों ही कंट्रीज जो है वो अपने अपने आर्म्स हम लोग को जो देखने को मिलता है ना, वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसको रिड्यूस करने को लेकर ये ट्रीटी है, राइट। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी 24 जनवरी 2021 को, 24 जनवरी 2021 को उत्तराखंड की एक दिन की चीफ मिनिस्टर किन्हें बनाया गया था, तो सृष्टि गोस्वामी, सृष्टि गोस्वामी नाम याद रख लो, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया गया था, यूके यानी उत्तराखंड, राइट, इनका चीफ मिनिस्टर बनाया गया था 24 जनवरी 2021 को। और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग को देखने को मिलती है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमें देखने को मिलती है। और सृष्टि गोस्वामी लगातार 2018 से ही चीफ मिनिस्टर है बाल विधानसभा की, चिल्ड्रन स्टेट असेंबली की चीफ मिनिस्टर ये रह चुकी हैं। 2018 से ही इन्हें एक दिन का उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था 24 जनवरी 2021 को। अब देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, राइट, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है। IEA का 1974 में ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई है। IEA किसके फ्रेमवर्क पर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क पर। IEA एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम ये है कि रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए जो है वो इंश्योर करना, राइट, क्लीन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाए रिलायबल तरीके से। और इसके फोकस एरिया हम लोग को 4E देखने को मिलते हैं, 4E, ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है IEA के मतलब 4 फोकस एरिया जो है वो कौन से हमें देखने को मिलते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी, सेकंड हम लोग को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 4E है इसमें, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके अलावा एनवायरमेंटल अवेयरनेस, राइट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, राइट। तो ये 4E हम लोग को देखने को मिलती है जो कि इसके मेन फोकस एरियाज हैं। और इसका सेक्रेटेरिएट, जैसे मैंने आपको बताया, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें टोटल 30 मेंबर एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। और कोई भी कैंडिडेट जो कि इसका मेंबर बनना चाहता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि OECD का मेंबर वो होना चाहिए। वो अगर OECD का मेंबर है तो वो IEA का मेंबर बन सकता है। बट हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी OECD के मेंबर को IEA का मेंबर बनना है, राइट, ये ज़रूरी नहीं है, राइट। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखिए कभी कभी स्टेट PSC में भी और कभी कभी UPSC भी पूछ सकती है, पहले पूछती थी, हालांकि नहीं पूछ रही वो, राइट, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। कुछ कुछ जैसे टर्म्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स के बारे में स्टेट PSC में, ठीक है, स्टेट PSC में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉकी के बारे में। तो हॉकी में कौन से टर्म्स का उपयोग किया जाता है, ये टर्म रट लो, ठीक है, लिख लो और रट लो। एडवांटेज, एडवांटेज टर्म किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन आएगा तो हॉकी ध्यान में रखना है। बैक स्टिक, बुली, कैरी, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर, कॉर्नर, ड्रिबल, फ्लिक, फ्री हिट। अब देखो फ्री हिट में लोग सोचते हैं कि ये उससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड, पर ये हॉकी से रिलेटेड है, फ्री हिट, राइट। गोल लाइन, ब्लू लाइन, हाफ वे लाइन, हैट ट्रिक, ऑफ साइड, रेड कार, रोल इन, स्कूप, शॉर्ट कॉर्नर और 16 यार्ड हिट। तो ये जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताए हैं ये पूरे के पूरे टर्म्स किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट से बाउंड्री, बॉलिंग, कॉट, चाइनामैन, चाइनामैन भी क्रिकेट से रिलेटेड है। कवर ड्राइव, क्रीज, डक, डकवर्थ लिवाइस, राइट। फाइन लेग, फाइन लेग,
फॉलो ऑन, फुल टॉस, गुगली, गली, हैट्रिक। तो देखो हैट्रिक टर्म जो है वो हॉकी से भी रिलेटेड था और अभी हमने देखा कि ये क्रिकेट से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार की भी चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको हैट्रिक बताया था, तो हॉकी से भी और क्रिकेट से रिलेटेड भी है। अब इसके अलावा इन स्विंगर, LBW, लेग ब्रेक, लेग बाय, लेग ग्लांस, लेट कट, मेडेन ओवर, नो बॉल, ओवर, ओवर पिच, पॉपिंग क्रीज, रन आउट, शॉर्ट पिच, सिली पॉइंट, स्लिप स्क्वायर लैग और स्ट्रेट ड्राइव, स्टम्प्ड, शॉर्ट लेग, स्पिन, स्विंग, थर्ड मैन, यॉर्कर। तो ये सब टर्म्स जो है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है। अब गोल्फ से एसोसिएटेड टर्म्स भी जान लो, आप सुन लो बस एक बार ध्यान से, और आप चाहो तो लिख भी सकते हो। गोल्फ से रिलेटेड जो टर्म है वो है बोगी, बंकर, कैडी, फेयरवे, फोर बॉल, ग्रीड होल्स, लिंक्स, पार, पुट, रफ, स्टीम्ड और टी, राइट। तो ये भी गोल्फ से रिलेटेड है। अब फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल की बात करते हैं, बेंड, ड्रिबल, डमी, FEINT, फींट, फ्री किक, हेडर, रेड कार्ड और थ्रोविन्स। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि पहले भी पूछे जा चुके हैं, दोबारा से पूछे जा सकते हैं। आर्चरी की बात करें, तीरंदाजी की बात करें तो टारगेट और बुल आई। तो ये दो टर्म आपको पता होना चाहिए, बुल आई और टारगेट, आर्चरी से रिलेटेड है। स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग में हम लोग को ब्रेस्ट स्ट्रोक, क्रॉल, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, तो ये हमें देखने को मिलता है, ये स्विमिंग में है। अब बात करें फेंसिंग की तो अलीज, ALLEZ, अलीज, असॉल्ट, ब्लैक कार्ड, फॉइल, सेबर, हिल्ट, ज्यूरी, लेम। तो ये फेंसिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं। बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में डंक, फ्रंट कोर्ट, हेल्ड बॉल, ले अप, पाइवट, रीबाउंड। तो ये सब बास्केटबॉल से एसोसिएटेड टर्म्स हैं। बिलियर्ड्स की बात करते हैं, बिलियर्ड्स, तो बिलियर्ड्स में हम लोग को बॉल्क लाइन, ब्रेक, बोल्टिंग, कैनन, क्यू, हजार्ड, इन ऑफ जिगर, लॉन्ग, जेनी, पॉट, स्क्रैच, स्क्रू बैक, स्पॉट स्ट्रोक और स्ट्राइक। तो ये बिलियर्ड से रिलेटेड ये हम लोग को टर्म्स देखने को मिलता है। फिर बेसबॉल, बेसबॉल से रिलेटेड टर्म भी जाना हो, 2-3 और हैं। बेसबॉल की बात करेंगे, फिर बात करेंगे चेस की, फिर बात करेंगे टेबल टेनिस की, फिर बात करेंगे वॉलीबॉल की। तो देखो इतने सारे मैं टर्म्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखो। तो चलो अपन बात करते हैं अभी बेसबॉल से रिलेटेड। तो डायमंड, हिटर, होम पिंच, पिचर प्लेट, पुल आउट, शॉर्ट स्टॉप, हिटर, बेटर, BATTER, बेटर, स्ट्राइक, इन फील्ड, आउट फील्ड, बेस, बैटरी, बंटिंग, बैटरी, BATTERY, लिटरली वो बैटरी वाली जो बैटरी होती है ना, तो वाला टर्म जो है वो बेसबॉल के लिए उपयोग में लिया जाता है। बंटिंग और कैचर। फिर बात करते हैं चेस की, तो चेस में बिशप, कैप्चर, कास्टलिंग, चेकमेट, एन पेसेंट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, पॉन, क्वीन, रूक, ROOK, स्टेलमेट, सिसिलियन, SICILIAN, सिसिलियन डिफेंस इसे कहा जाता है, राइट। तो ये होगा चेस के। अब टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। फॉइल, FOIL, तो फॉइल ध्यान में रखना, ये पहले पूछा जा चुका है। फॉइल टेबल टेनिस से रिलेटेड है। एंड लाइन, लेट कंट्रोल, फ्लैट हिट, ब्लॉक स्ट्रोक, सर्विस, पेन होल्डर ग्रिप, तो ये टेबल टेनिस में आता है। बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्विंग स्ट्रोक, पुश स्ट्रोक, रैली, LET, लेट, रिवर्स, टॉप स्पिन, ड्रॉप शॉट, लॉब, चॉप्ड रिटर्न। अब बात करेंगे वॉलीबॉल की, लास्ट की। एंटीना वॉलीबॉल में आता है। अटैक हिट,
एस, ACE एस, बेस लाइन, ब्लॉकिंग, डबलिंग, फुट फॉल्ट, HEAVE, हीव, होल्डिंग, जंप सेट, लॉब पास, लव ऑल पॉइंट, क्विक स्मैश, स्काउटिंग, सर्विस, स्पाइक, टैक्टिकल बॉल, वॉली, विंडमिल सर्विस। अगर आपने ये पूरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये स्पोर्ट्स के टर्म्स ये कर लिए, तो आप स्टेट सिविल सर्विस में 2 या 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेट सिविल सर्विस में 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ ही जाते हैं, इस तरीके के टर्म से रिलेटेड। अब देखिए, खजुराहो मंदिर के बारे में आप लोग जानते हैं, खजुराहो टेम्पल के बारे में आप जानते हैं, कहाँ पर है खजुराहो टेम्पल? बताओ ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर, किसी को पता है तो। खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में हम लोग को खजुराहो टेम्पल देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के अंदर, राइट, खजुराहो टेम्पल। और इस टेम्पल में क्वेश्चन ये आपसे सिविल सर्विस से पूछा जाएगा कि ये खजुराहो टेम्पल जो है, इसमें कौन से रिलीजन के हम लोग को देखने को मिलते हैं, कि कौन से मतलब रिलीजन के टेम्पल्स हैं। तो इसमें आपको खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आपको हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स नजर आएंगे, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स, राइट। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट। और ये टेम्पल जो है वो नागर स्टाइल आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब आपको पता होगा टेम्पल का जो आर्किटेक्चर होता है बनने का, एक नागर स्टाइल होता है और एक द्रविड़ स्टाइल भी हमें देखने को मिलता है। तो उनमें से नागर स्टाइल में ये बना हुआ है ये टेम्पल, राइट, इसका आर्किटेक्चर, राइट। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब जो खजुराहो की जो मंदिर है, उनका कंस्ट्रक्शन किनके द्वारा करवाया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है चंदेला डायनेस्टी के जो हम लोग को शासक राजपूत शासक देखने को मिलते हैं, तो उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था 10वीं से लेकर 13वीं सेंचुरी के बीच में, राइट। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब देखिएगा, इस कभी कभी क्या होता है कि डांस पूछ लिया जाता है कि ये फलाना डांस फॉर्म बताइए किस पर्टिकुलर स्टेट से है, या ओरिजिन, प्लेस का ओरिजिन क्या है इस डांस फॉर्म का, और कौन सी ट्राइब जो है वो इससे एसोसिएटेड हमें देखने को मिलती है। या फिर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ इस डांस फॉर्म, ये स्टेटमेंट दे दी जाती है, बोला जाता है कि इनमें से बताओ कि ये फलाना डांस फॉर्म किस स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो मैं आपको काफ़ी सारे डांस फॉर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। लिखते चलो आप। पहला हम लोग बात करेंगे बीराहा के बारे में, BIRAHA, बीराहा के बारे में पहले बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अलकप के बारे में, अलकप, राइट, ALKAP। फिर हम लोग बात करेंगे गौरी मरिया के बारे में, GAURI, गौरी मरिया, MARIA। फिर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं मटकी के बारे में, MATKI, मटकी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जवारा के बारे में, JAWARA, राइट। तो हम लोग जो है वो इन पर्टिकुलर डांस फॉर्म्स की चर्चा करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहले तो ये किन किन जगहों से एसोसिएटेड है, तो जवारा जो है वो मध्य प्रदेश से हम लोग को एसोसिएटेड देखने को मिलता है, मटकी भी मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये वाला जो है गौरी मरिया, ये छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड ये हम लोग को देखने को मिलता है, डांस फॉर्म है एक। और एक अलकप जो है वो राजमहल की पहाड़ी। अब राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर है, राजमहल हिल्स कहाँ पर है, बताओ किसी को पता है राजमहल हिल्स के बारे में? तो झारखंड। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखना कि झारखंड में हम लोग को राजमहल हिल्स देखने को मिलते हैं। और इवन जैसे कि राजशाही, मुर्शिदाबाद और मंडला क्षेत्र, सॉरी मल्डा, MALDA, मल्डा क्षेत्र वेस्ट बंगाल का है। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों में ही अलकप डांस जो है वो पॉपुलर है, चलता है। और फिर बिहार के अंदर हम लोग को बिराहा, बिहार के अंदर हमें ये डांस देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ तो आपको इससे ये कनेक्ट करनी है, इन स्टेट के अंदर ये डांस हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब बिराहा में यानी कि इसकी फीचर्स हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो इट पोर्ट्रेज द पेन ऑफ वुमेन हुज पार्टनर आर अवे फ्रॉम होम, राइट। जिनके पार्टनर जो होते हैं यानी कि महिला का पेन इस डांस में दिखाया जाता है कि जिनके जो पति हैं वो घर से दूर हैं, राइट। और इट्स प्रैक्टिस सोनली बाय मेल, इवन द फीमेल कैरेक्टर इज प्लेड बाय मेल। अब देखो खास बात यह है इस डांस फॉर्म की कि इसे मेल ही परफॉर्म करते हैं, फीमेल बन के, राइट। जैसे कि आपने कपिल शर्मा शो में उसको देखा होगा, गुत्थी को पहले देखा होगा, फिर कृष्णा को देखा है, राइट, कृष्णा। तो ये लड़की बने हुए हैं और औरत बने हुए हैं, यानी कि मेल जो है वो मतलब उसका कैरेक्टर जो है उसने औरत का बनाया हुआ है अपना, राइट, उस पर्टिकुलर प्ले में। तो वही चीज़ इसके अंदर है। बिराहा में डांस परफॉर्म तो मेल के द्वारा किया जाता है, राइट, पुरुष जो है वो उसके डांस को परफॉर्म करते हैं, बट थीम जो होती है वो ये रहती है कि महिला जो है वो दुखी है, राइट। मैं थीम की बात कर रहा हूँ कि दिखाया ऐसा जाता है कि एक महिला दुखी है, किस दुख में है, उसके पति जो है वो दूर है घर से,
राइट, और वो ये परफॉर्म किया जाता है सिर्फ मेल के द्वारा। तो ये वाला पॉइंट बहुत बेहतरीन है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ पूछी जा सकती है। अब अलकप की बात करें, जो कि आपको झारखंड के राजमहल हिल्स में और वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्र में देखने को मिलेगा अलकप। तो 10 से 12 जो हम लोग को एक ग्रुप में 10 से 12 लोग देखने को मिलते हैं, एक ग्रुप में 10 से 12 लोग, यानी कि 10 से 12 लोग जो है वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं ग्रुप वाइज। इसमें 2 सिंगर हम लोग को देखने को मिलते हैं जिन्हें गायंस कहा जाता है, GAYENS, गायंस कहा जाता है, राइट। माइथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर आधारित ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इसमें कॉमिकल स्केच वगैरह भी होते हैं जिसे कप कहा जाता है, राइट। और गजन उत्सव जो भगवान शिव का है उससे एसोसिएटेड ये डांस हमें देखने को मिलता है। तो माइथोलॉजिकल, आपको बस इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर है, और फीचर जो है अलकप का कि माइथोलॉजिकल ग्रुप में जो है वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो थीम जो है वो उसकी माइथोलॉजिकल हम लोग को देखने को मिलती है। अब गौरी मरिया की बात करें, जो छत्तीसगढ़ में डांस परफॉर्म किया जाता है, ये रिचुअलिस्टिक डांस हम लोग को बाइसन हॉर्न मरिया ट्राइब्स का देखने को मिलता है। बाइसन मतलब भैंसा, हॉर्न मतलब कि सींग, तो भैंस के सींग वाली, मरिया ट्राइब जो हमें बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलती है, उनके द्वारा ये छत्तीसगढ़ में डांस परफॉर्म किया जाता है, गौरी मरिया, राइट। तो यही चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा मटकी, मध्य प्रदेश के अंदर मटकी परफॉर्म किया जाता है। मटकी की खास बात हम लोग को क्या देखने को मिलती है, मटकी नाम से हमारा मटका, तो जो मटके होते हैं वो सर के ऊपर रखकर बैलेंस किया जाता है इस पर्टिकुलर डांस के अंदर, राइट। मालवा क्षेत्र में जब शादी वगैरह होती है, उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं, तो महिला इस प्रकार से डांस को परफॉर्म करती है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में भी सर के ऊपर मटकी रख के नाचा जा रहा है। तो ये मटकी परफॉर्मेंस हम लोग को मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है, मालवा क्षेत्र का। और जवारा की बात करें, जवारा की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर ही बुंदेलखंड के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। सेम ये मटकी जैसे ही होता है, बट इसमें ये यहाँ पे तो मटकी रखी जाती है, यहाँ पर क्या मटके के अंदर या किसी टोकरी के ऊपर जो है वो ज्वार रखे जाते हैं। ज्वार बाजरा होता है ना, तो वो ज्वार रखे जाते हैं और फिर नाचा जाता है इस प्रकार से। तो ये बास्केट होती है, एक टोकरी होती है जिसमें ज्वार रख के नाचा जाता है, तो वो ज्वारा है, और ये भी सर के ऊपर रखकर ही नाचा जाता है। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था कुछ टॉपिक्स डांस फॉर्म जिसका एक आइडिया होना चाहिए, जो कि अक्सर जो है वो आने की इनकी संभावना रहती है इस प्रकार के यूनिक टाइप के डांस फॉर्म की, राइट। अच्छा, वेद आपको बताया ना कौन से वेद, 4 वेद होते हैं, कौन से बताओ। ऋग्वेद हम लोग को देखने को मिलता है, ऋग्वेद हो गया, और इसके अलावा यजुर्वेद हो गया, समवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, राइट। तो ये 4 वेद हम लोग को देखने को मिलते हैं। आप क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इन 4 वेदों में से बताइए कि किस वेद में मैजिक के बारे में जो है वो मेंशन्ड है, राइट, यानी कि मैजिक वगैरह के बारे में मेंशन है, यानी मैजिक से रिलेटेड, यानी जादू मंत्र के बारे में। तो अथर्ववेद आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अथर्ववेद के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि मैजिक के बारे में जो है वो मेंशन किया हुआ है, राइट। और गाइस इसके बारे में जो वेद जो है ना, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, इस पर पूरा एक संपूर्ण लेक्चर बनाया हुआ है। आप चाहें तो उस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। ऋग्वेद से रिलेटेड पूरे के पूरे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि फ्री में अवेलेबल है अपने इसी चैनल पर, जहाँ सर अकेडमी चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। तो इसको जो है वो आप ज्वाइन मतलब देख सकते हैं, यानी कि प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा ये वाला टॉपिक। अगर नहीं मिलता है तो मुझसे मांग लेना, अपने टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और मुझसे मांग लेना वहाँ पर, राइट, मैं आपको दे दूंगा। अब देखिएगा, इस सतवना किंगडम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है सिविल सर्विसेज। तो पहली बात तो आपसे ये पूछ लेगी कि बताओ इसका जो टेन्योर जो था, रूल जो था, वो कब से कब तक का था। तो 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी AD, या 1st सेंचुरी BCE से लेकर 1st सेंचुरी CE का ये इनका हम लोग को ये देखने को मिलता था, राइट, यानी कि टेन्योर हुआ करता था ये इनका सतवनास का, राइट। अब सतवना में आपसे ये वाली चीज़ पूछ ली जाएगी कि सतवना में बताइए कि आज की डेट में कौन सी स्टेट जो हमें देखने को मिलती है मॉडर्न इंडिया में, तो वो सतवना पहले हुआ करती थी, सतवना के राज्य में आया करती थी। तो आपको आंध्र प्रदेश ध्यान में रखना है, तेलंगाना ध्यान में रखना है, और सिर्फ महाराष्ट्र ध्यान में रखना है। ये 3 स्टेट्स हैं जो कि पहले सतवना किंगडम के अंडर हमें देखने को मिलती थी। इवन ये भी कहा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हम लोग को गुजरात के, मध्य प्रदेश के, इवन कर्नाटका के भी देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर शासन हुआ करता था सतवनास का। बट मेनली ये 3 स्टेट हैं, राइट, मेन तौर पर इन 3 स्टेट्स का जिक्र किया जाता है, राइट। और अलग अलग समय पर इनकी अलग अलग कैपिटल्स जो है वो हुआ करती थी, जैसे कि प्रतिष्ठान या पैथन जो हमें देखने को मिलती है, और अमरावती ये सतवना डायनेस्टी के समय पर कैपिटल थी। सतवना का जो फाउंडर था वो कौन था, पता होगा आपको, सीमुक जो था वो इसका फाउंडर हमें देखने को मिलता था, राइट, सीमुक सतवना डायनेस्टी का फाउंडर। और हम लोग को ये भी देखने को मिलता है इनके जो कॉइन्स जो थे उस पर कौन सी लैंग्वेज थी, कॉइन्स के ऊपर कौन सी लैंग्वेज थी, तो प्राकृतिक आपको ध्यान में रखना है, प्राकृतिक लैंग्वेज हुआ करती थी, राइट। और इसके अलावा हम लोग को तेलुगु, तमिल और कन्नड़ लैंग्वेज भी कुछ देखने को मिली थी,
राइट, बट मेन तौर पर प्राकृतिक थी, राइट। और संस्कृत से ज़्यादा जो है ये प्राकृतिक का यूज़ किया करते थे, प्राकृतिक भाषा का यूज़ किया करते थे, राइट। बुद्धिज़्म को, ब्राह्मणिज्म को ये सपोर्ट करते थे, और इवन हिंदूज़ जो हैं, और ये कहा जाता था कि ये लोग हिंदूज़ हैं, और ब्राह्मणिकल स्टेटस इन्होंने क्लेम किया हुआ था कि ये ब्राह्मण्स हैं, राइट। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। सतवनास जो है गाइस, ये पहले शासक हमें देखने को मिलते थे जिन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट प्रोवाइड किया था। तो पहले शासक जिन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट जो दिया था, ज़मीन जो है वो ग्रांट के तौर पर दी थी, वो कौन थे? वो सतवनास थे। आपको ये वाली चीज़ ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान में रखिएगा, राइट। और इसमें हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि बुद्धिज़्म मॉन्क्स वगैरह को भी ये ग्रांट्स ऑफर करते थे, राइट। दान दक्षिणा डोनेशन वगैरह दिया करते थे। तो इनके बारे में भी अच्छे से पूरी जानकारी सतवनास के बारे में आपको होनी चाहिए, क्योंकि सतवनास से रिलेटेड जो है वो बहुत क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो उनमें से 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, आगे चल के और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखिएगा, इस कालिदास भावभूति और हम लोग कौटिल्य, इनके बारे में कुछ डिटेल्स की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो कालिदास की पहले बात करें तो कालिदास 4th से लेकर 5th सेंचुरी BC पर हम लोग को 4th सेंचुरी CE यानी कि AD, इस पीरियड पर कालिदास हमें देखने को मिलते थे, राइट। और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड इनके रीजन पर हुआ करते थे, राइट। और साथ ही साथ कालिदास की 2 काफ़ी प्रसिद्ध पोएम हम लोग को देखने को मिलती है। एक है रघुवंशा और दूसरी है कुमार संभव, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। फिर हम बात करते हैं भावभूति की। तो 8वीं सेंचुरी के स्कॉलर थे भावभूति, राइट। भावभूति BHAVABHUTI, भावभूति, राइट। और संस्कृत में इनके प्लेज और पोएट्रीज हम लोग को देखने को मिलती थी, राइट। और माना जाता है कि कन्नौज के जो राजा यशोवर्मन थे, कन्नौज के राजा यशोवर्मन, तो उनके इसमें थे, ये कोर्ट में थे, ये कोर्ट पोएट के तौर पर, राइट। भावभूति, तो भावभूति को आपको यशोवर्मन के साथ जो है वो लिंक करना है। अब कौटिल्य आप सभी लोग जानते हैं, इनके बारे में अर्थशास्त्र जो है वो लिखी गई थी इनके द्वारा, राइट। और कौटिल्य या फिर चाणक्य इन्हें कहा जाता है। चाणक्य का ट्रेनिंग मैनुअल है ये अर्थशास्त्र, राइट, कि किस प्रकार से आपको जो है वो मोनार्की चलानी है, राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें अर्थशास्त्र के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। एक एंशिएंट इंडियन संस्कृत ट्रीटी हम लोग को स्टेट क्राफ्ट की, इकोनॉमिक पॉलिसी की और मिलिट्री स्ट्रैटेजी की देखने को मिलती है कि शासन कैसे चलाना है, भंडार को, इकोनॉमी को कैसे मेंटेन करके रखना है, राइट। और किस प्रकार से मिलिट्री की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। और कौटिल्य को विष्णुगुप्ता और चाणक्य के तौर पर भी आइडेंटिफाई किया जाता है। तो विष्णुगुप्ता किससे रिलेटेड है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कौटिल्य आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए मलिक काफूर आप सभी लोग जानते हैं किससे रिलेटेड है। मलिक काफूर तो ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। अलाउद्दीन खिलजी का ये हम लोग को जनरल देखने को मिलता था, कमांडर देखने को मिलता था अलाउद्दीन खिलजी का, राइट। पता है ना आपने वो रणवीर सिंह की पिक्चर देखी हुई है, राइट, ये वाली क्या बोलते पद्मावती, तो उस मूवी में ये दिखाया हुआ है इसके बारे में, मलिक काफूर के बारे में, राइट। तो मलिक काफूर को ताज अल दिन इज़ अल दौला, TAJ, ताज अल दिन, ठीक है, IZZ इज़ अल DAWLA, द्वाला, ताज अल दिन इज़ अल द्वाला। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये किससे एसोसिएटेड है, किसको कहा जाता है, तो मालिक काफूर, इसी का नाम है ये, राइट। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। और ये था गुलाम था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का ये, राइट, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी का ये गुलाम था। कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी फोर्स का, डेक्कन कैंपेन पे जब गया था ये। अलाउद्दीन खिलजी की बात आपको पता होगी, खिलजी डायनेस्टी का एम्परर था, दिल्ली सल्तनत की खिलजी डायनेस्टी का एम्परर, राइट। और मंगोल के इन्वेजन को रोका था इसने, यानी कि मंगोल जब हमला करने वाले थे इंडिया के ऊपर तो इसने डिफेंड किया था, रोका था उन्हें, राइट। तो ये इसकी एक खास बात हमें देखने को मिलती है। और मलिक काफूर जो था वो कमांडर था इसके, जैसे मैंने भी आपको बताया। और काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे इसने अपने टाइम के दौरान। और इसने कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर, कुतुब मीनार जो हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है ना, वहाँ पर इसे गड़ाया गया था, कुतुब मीनार में दिल्ली के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ कि इन डायनेस्टी को मतलब एक सही ऑर्डर में अरेंज करो। तो पहले हम लोग को मामलुक, MAMLUK, मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी देखने को मिलती है। सबसे पहले ये आई थी 1206 से लेकर 1290 के पीरियड में थी। फिर 90 के बाद, 1290 के बाद हम लोग को 1320 तक कौन सी डायनेस्टी देखने को मिली, खिलजी डायनेस्टी। फिर 1320 से 1414 तक
हम लोग को तुगलक डायनेस्टी देखने को मिली। मामलुक हो गया, खिलजी हो गई, फिर तुगलक आई। फिर हम लोग को देखने को मिलती 1414 से 1451। इस पीरियड में हम लोग को सैयद डायनेस्टी देखने को मिलती है, सईद डायनेस्टी। और फिर आती है आखिरी में लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक। फिर इसके बाद आ जाते हैं बाबर, राइट। तो ये वाली चीज़ आप लोग को पता ही होगी। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग को ये टाइमलाइन आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, और दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी आती है, तो उनका एक आपको आइडिया होना चाहिए। मामलुक, खिलजी, और इसके अलावा तुगलक, फिर सैयद, और फिर लोधी, राइट। तो ये ऑर्डर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन्हीं ऑर्डर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, वैसे ही एक सूरी डायनेस्टी हम लोग को देखने को मिलती है। सूरी डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉइन का, कि इसने जो कॉइन जब जारी किया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम क्या था? तो रुपया, क्योंकि रुपया हम लोग बोलते हैं ना हमारा, तो ये रुपया नाम जो था ना, ये नाम इसने अपने कॉइन्स के लिए रखा था शेर शाह सूरी ने, राइट। जब ये इसने शासन किया था, सूरी डायनेस्टी जब ये लेकर आया था, शेर शाह सूरी ने रुपया कॉइन को इशू किया था। फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स पूरे एम्पायर पर इसने शुरू किया था। कॉइन लेकर आया था और फिक्स्ड स्टैंडर्ड और रेट्स, राइट, वेट वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, कि जैसे कि बाट वगैरह जो होता है आज की रेट में हम लोग को पता है 1 किलो कितना है, 2 किलो कितना है, वो क्या है? स्टैंडर्ड्स हैं। तो वैसे ही उसने जो है ये फिक्स स्टैंडर्ड्स वेट वगैरह के जो है वो शुरू कर दिए थे, और बहुत सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड्स इसने फिक्स्ड स्टैंडर्ड शुरू कर दिए थे। अब शेर शाह सूरी की बात हो रही है, तो बैटल ऑफ चौसा आपको पता होना चाहिए। बैटल ऑफ चौसा, राइट, कब लड़ा गया था ये बैटल ऑफ चौसा? तो हम लोग को ये 1539 में देखने को मिला था कि बैटल ऑफ चौसा लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ था? शेर शाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में होता। शेर शाह सूरी जीत गया था, हुमायूं हार गया था, राइट। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, और इसको फिर शाह टाइटल जो है वो मिल गया था। शाह, तो शाह जो से बोलते हैं ना, शेर शाह सूरी, तो शाह टाइटल आया था इसके पास, सूरी के पास, इसको हराकर, हुमायूं को हराकर। तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। फिर जस्ट 1 साल बाद फिर से हुमायूं अपने आप को प्रिपेयर करके आया, राइट, कि बहुत इससे लड़ने के लिए। तो इसने फिर से बैटल ऑफ कन्नौज में, बैटल ऑफ कन्नौज, KANNAUJ, कन्नौज, इसमें इसने फिर से हुमायूं को हरा दिया। तो लगातार 2 लड़ाइयाँ जो है वो हुमायूं के साथ चली थी, राइट, जिसमें दोनों में ही इसने जो है वो हुमायूं को तमाचा मारा। और फिर ग्रैंड ट्रंक रोड, राइट, जो कि कलकत्ता से लेकर पेशवार तक जो हमें देखने को मिलता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये इसी की ही देन है। इसी ने ही इस रोड को जो है वो पेशावर तक लेकर आया, कलकत्ता से टर्न करके पेशावर तक लेकर आया। ये शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया, बिल्डअप किया गया? शेर शाह सूरी के द्वारा बिल्डअप किया गया, राइट। सिल्वर तंका, अब देखो ये वाली बात तो रुपया हो गई। रुपया अभी हम कॉइन्स से ही हमने स्टार्ट किया था, तो रुपया कॉइन जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? शेर शाह सूरी के द्वारा। तो ऐसे ही एक सिल्वर तंखा, TANKHA, तनख्वाह बोलते हैं ना, तनख्वाह दे दो, सैलरी दे दो, सिल्वर तंखा, सिल्वर कॉइन था, सिल्वर तंखा, ये इंट्रोड्यूस किया गया था इल्तुतमिश ने। और मोहर कॉइन शेर शाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो एक और कॉइन इसने इंट्रोड्यूस किया था रुपया के अलावा, मोहर कॉइन, राइट। गोल्ड कॉइन जिसे कहा जाता है दीनार, गोल्ड कॉइन दीनार, ये इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, MBT के द्वारा। तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी अक्सर कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बताओ जरा कि हुमायूं नामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं नामा, बताओ, किसी को पता है तो बताओ जरा तुरंत कमेंट बॉक्स पे लिख कर। तो गुलबदन बेगम इन्होंने जो है वो हुमायूं नामा जो है वो लिखा था, हुमायूं नामा। तो ये वाली चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है। गुलबदन बेगम मुगल प्रिंसेस थी हैं, और बाबर की बेटी थी, पुत्री थी बाबर की, और हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन। तो हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं की बहन ने, गुलबदन बेगम ने जो है वो लिखा है। और दिल्ली में जो हुमायूं टॉम जो हमें देखने को मिलता है ना, हुमायूं टॉम, वो भी ये गुलबदन बेगम की ही देन है, राइट। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और पहले 6 मुगल एम्परर्स जो मुगल डायनेस्टी के हैं वो कौन से, इनके नाम बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं, और हुमायूं के बाद आते हैं, हमें देखने को मिलता है बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, फिर क्या, कौन? अकबर। फिर अकबर के बाद हम लोग को जहांगीर देखने को मिलते हैं, फिर शाहजहां, और फिर औरंगजेब। तो ये ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर में जो है वो आप लोग को थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग मेन चीज़ पर बात करें, हुमायूं के बारे में थोड़ी सी, अकबर के बारे में थोड़ी सी, और बाबर के बारे में। तो हुमायूं के बारे में बात करेंगे, अकबर के बारे में बात करेंगे, और बाबर के बारे में बात करेंगे। तो पहले बाबर की बात कर लेते हैं। तो पहले मुगल एम्परर थे ये,
बाबर, मुगल एम्परर बाबर जो थे वो इंडिया में गन पाउडर को लेकर आए थे। तो क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में गन पाउडर को कौन लेकर आया था, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था गन पाउडर को इंडिया में। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना सबसे पहली बार, राइट। इन्होंने इब्राहिम लोदी को मारा था। पहला बैटल हुआ था पानीपत का, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। तो इन्होंने इब्राहिम लोदी, आखिरी में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि लोदी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को निपटाया 1526 में और इस्टेब्लिश किया मुगल डायनेस्टी आ गई फिर, राइट। इस्टेब्लिश की मुगल डायनेस्टी। राणा सांगा को भी बैटल ऑफ खानवा, राइट। राणा सांगा जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, तो बैटल ऑफ खानवा, ये चीज़ पूछी जा सकती है। बैटल ऑफ खानवा, KHANWA, बैटल ऑफ खानवा किन के बीच था, तो बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में था। तो राणा सांगा को डिफीट किया था बाबर ने। फिर मेदिनी राय जो चंदेरी का था, तो बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी 1528 में, मेदिनी राय को इन्होंने हराया था। फिर महमूद लोदी, बैटल ऑफ घाघरा 1529, बैटल ऑफ घाघरा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ कानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। तो इसको अरेंज करो सही ऑर्डर में। तो ये जो ऑर्डर मैंने आपको बताया वही ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। और ताजुक ए बाबरी, टर्किश लैंग्वेज में, TURKISH, टर्किश, तो टर्किश लैंग्वेज में ताजुक, TAZUK, ताजुक ए बाबुरी, BABURI, ताजुक ए बाबुरी, ये किसने लिखी है, तो आपको ध्यान में रखना बाबर ने ही लिखी है, ठीक है। बाबर ने ही लिखी है और ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। लैंग्वेज भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है। पहले मुगल शासक थे ये जिन्होंने डिक्लेयर किया था जिहाद को और गाजी टाइटल अडॉप्ट किया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है आपको कि बाबर ने जिहाद को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और गाजी टाइटल इसे मिला था इसी चीज़ के लिए, राइट। अडॉप्ट किया था इसने गाजी टाइटल को। तो ये कहानी हो गई बाबर की, राइट। अब हम लोग बात करते हैं हुमायूं की, इसके बेटे की। तो इसका बेटा है हुमायूं। कुछ चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी हुमायूं की बात करी, शेरशाह सूरी के साथ जो इसके इशू थे बैटल्स की, जो हमने बात करी, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दो बैटल लड़े थे शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं के। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ जो बैटल हुए थे, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, तो ये दो बैटल हम लोग को देखने को मिले थे। और हुमायूं दोनों ही बैटल में हार गया और दोनों ही बैटल में शेरशाह सूरी जीत गया था। और हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो गई थी और ये अपने ही मतलब एक लाइब्रेरी बिल्डिंग से जो है वो गिर गया था, उसकी सीढ़ियों से गिर गया था और इसकी 1556 में जो है वो इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और हुमायूं इसने दिन पनहा, दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सेकंड कैपिटल, मतलब कि इसकी सेकंड कैपिटल दिन पनहा, DINPANAH, दिन पनहा। क्वेश्चन आएगा कि दिन पनहा क्या है, तो ये सेकंड कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है जो कि इसने बनाई थी हुमायूं ने, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं हुमायूं के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। और देखिए फिर हुमायूं का जो बच्चा हमें देखने को मिलता है अकबर। अब इनकी बात करते हैं। तो हुमायूं का ही ऑफिसर था बैराम खान। इसने 13 साल के अकबर को जो है वो गद्दी पर बैठाया, राइट। मुगल का राजा जो है वो बनाया, राइट। और इसने बैराम खान ने हेमू को दूसरे बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। मतलब एक्चुअली जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अकबर और आप कह सकते हो ऑफिशियली अकबर के बीच में और ये इसके बीच में, हेमू के बीच में, विक्रमादित्य के बीच में जो है वो लड़ी गई थी। तो इसको जो है वो अकबर ने हरा दिया था, ऐसा कहा जाता है, बैराम खान की मदद से 1556 में, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और तीसरा मुगल एम्परर जिसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे तोदरमल कहा जाता है, TODAR, तोदरमल। तो क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया, तो अकबर आपको ध्यान में रखना है। अकबर ने तोदरमल को इंट्रोड्यूस किया था और इसे बोलते हैं कि तोदरमल बंदोबस्त या फिर जब्ती सिस्टम, ZABTI, जब्ती सिस्टम। तो इसी के द्वारा, अकबर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था ये जब्ती सिस्टम को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसने अपने फाइनेंस मिनिस्टर राजा तोदरमल के थ्रू जो है ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। इसने मनसबदारी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था, या फिर आर्मी और नोबिलिटी के जो सबसे हाई रैंक होल्डर्स जो होते हैं वो मनसबदार हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये मनसबदारी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अकबर के द्वारा। आपको ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी है, राइट। और अकबर की कोर्ट में हम लोग को 9 फेमस नवरत्न देखने को मिलते हैं। ये है तोदरमल हो गया, एक तो तोदरमल, राइट, तोदरमल हो गया। इसके अलावा अबुल फैजल, तो क्वेश्चन आ सकता है, ये पूरी चीज़ों में आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अबुल फैजल,
फिर फैजी, FAIZI, फैजी हो गया। फिर बीरबल हो गया और तानसेन। बीरबल और तानसेन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किसकी कोर्ट में है ये, किसकी कोर्ट में हुआ करते थे, तो अकबर ध्यान में रखना है आपको, राइट। फिर इसके अलावा हम लोग को अब्दुर रहीम खाना ई खाना, ये हमें देखने को मिलते थे। और मुल्ला दो प्याजा और राजा मानसिंह, राजा मानसिंह से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। और फ़कीर अजियाउद्दीन, फ़कीर अजियाउद्दीन, तो ये सब हम लोग को इनके वो देखने को मिलता है, राइट। नवरत्न, राइट। तो ये चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, और ये सभी की सभी अकबर की कोर्ट में थे। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और आज इस टॉपिक को यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो होपफुली आपको ये वाली सीरीज़ जो है वो पसंद आ रही होगी, इससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिल रहा होगा, और होपफुली आप ये सब पॉइंट्स जो है वो लिखते चल रहे होंगे, राइट। तो जिससे कि आपको फ़ायदा मिले, आखिरी में ये सब पॉइंट्स रिवाइज करके जाना प्रीलिम से पहले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। और अगर अच्छा लग रहा है ये सीरीज़ में कंटिन्यू करो तो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर, और शेयर ज़रूर कर दिया करें गाइस। शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा।